रिक्वायरमेंट्स, अगर ये सेटिस्फाई होंगी तो दिस इज द लॉ। इतना सिंपल सा फंडा होता है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता नहीं है। और जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम किसी सेक्शन को पढ़ते हैं, तो वो समझ में भी आ जाता है कि अच्छा जब जब ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। पर बच्चे हम लोग उस टाइम पे इस बात को समझ नहीं पाते कि कितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस आ सकती है प्रैक्टिकली। मतलब जब जैसा आप बैठते हैं अपनी गद्दी पे, तो वो बैठते तो वो किताब को ही पढ़ते हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कितने चैलेंजिंग केस आने वाले हैं, कि वही जो लॉ पढ़ते वक्त इतना सिंपल लग रहा था, इतना आसान लग रहा था, उसको अप्लाई करते वक्त इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्यों अराइज हो रही है। ऐसा आज आपको रियलाइज होगा। तो हम बच्चे आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अगर हो सका तो 5 केसेस कवर करेंगे। बट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम, एंड दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, हमारा जो सेक्शन 32 का जो हमारा सबसेक्शन 1 है। ठीक है, तो पहले केस के साथ शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, और अपनी एक अलग लिस्ट बनाओ। ये सारे केसेस आपको तब लिखने हैं जब आपका जो क्वेश्चन है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में लॉ को डिमांड कर रहा है। तो पहले आप लॉ को एक्सप्लेन करोगे जो मैंने आपको पहले समझाया है, एंड आफ्टर दैट ये सारे केस लॉज आपको लिखने होंगे। पर बच्चे केस लॉ लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे आप लोग जिस तरीके से केस लिखते हो, आप लोग मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिस तरीके से केस लिखते हैं, वो बड़ा बेवकूफी वाला तरीका होता है। उन्होंने एक सेट पैटर्न पकड़ रखा है कि भाई 2 लाइन फैक्ट्स के बता दूंगा, 1 लाइन इशू का बता दूंगा, और 1-2 पैरा में लिख दूंगा कि क्या था। बच्चे ऐसा कोई सेट पैटर्न है नहीं। हमारा केस लॉ का लिखने का पर्पस क्या है, उस बात को समझो। जब भी हम किसी केस लॉ को लिखते हैं, उसका एक पर्पस होता है। हमको बस ये ध्यान रखना है कि जिस पर्पस के साथ हम उस केस लॉ को लिख रहे हैं, वो पर्पस वो पूरा करे। कई बार मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि वो 4 केसेस तो लिख देते हैं, पर 4 केसेस के अंदर एक ही पॉइंट को बार-बार रिपीट करते रहते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपने। ऐसा हो सकता है कि एक ही सेक्शन में 4 अलग-अलग केसेस हों, बट हर केस का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन है बच्चे, हमको उसको हाईलाइट करना है। आज समझना, जब मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगा तो किस तरीके से हम इस काम को करते हैं। हम एक ही सेक्शन पे इतने सारे केस लिखने के बावजूद उनमें आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस बात को बड़ा ध्यान से गौर करके देखना। ठीक है, चलो, और नोट्स बनाते चलना बच्चे साथ के साथ। जो हमारा पहला केस है आज का, उसका नाम है सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बच्चे 2000 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। बच्चे इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब है तो बड़े दैनी है। इसमें क्या हुआ है कि एक लेडी टीचर है, स्कूल टीचर है, शी वाज अबाउट 20 इयर्स ऑफ एज। उनके साथ रेप का ऑफेंस हुआ, और उसमें हीनियसनेस इस बात से आती है कि रेप करने वाले लोग इस महिला के ही को टीचर्स थे और हेडमास्टर था। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि एक महिला है, उसके साथ रेप हो गया उसके प्लेस ऑफ वर्क पे, बट उसको हिचक थी उस अपराध के बारे में, शी कुड नॉट डिस्क्लोज इट। देखो बच्चे, बड़ा मुश्किल होता है हमारे जैसे समाज में, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, समटाइम्स दीस ऑफेंसेस, नो डाउट ये किसी के साथ गलत हुआ है, पर उनको बता पाना इन इटसेल्फ इज सो हार्ड, सो बैड, क्योंकि वो आप समझ सकते हो कि कितनी तरीके की हिंड्रेंसेस आती हैं। तो प्लेस योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ दिस वुमन। तो इसने क्या किया, अपने ये जो उसके साथ जो भी घटना हुई, इस कहानी को तुरंत जाके अपने घर वालों को नहीं बताया, उसने थोड़ा सा समय लिया। उसने अपनी मां को बताया पहले, फिर अपने भाई को बताया, अपने अंकल को बताया, और 2-3 दिन के बाद जाके उसने अपने पिता को बताया। पिता के साथ ऑब्वियसली एक लड़की का रिलेशन, ऑब्वियसली ऐसी चीज के बारे में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में, तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो ही जाता है। तो ऐसा हुआ, और आखिरी में जाके बच्चे एफआईआर फाइल की गई 11 दिन के बाद। ध्यान से देखना बच्चे, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप होने के 11 दिन के बाद एफआईआर फाइल हुई। तो ये इस बात पे केस नहीं है कि एफआईआर इतनी लेट फाइल हुई है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि जब 11 दिन के बाद एफआईआर फाइल हुई, तो एफआईआर के अंदर उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या-क्या हुआ, वो सारी चीजें जो भी थी, वो उसको बताया। फिर उसका बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। जब डॉक्टर ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया, तो उसने भी ये रिपोर्ट दी कि हाँ, इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ है, अभी रिसेंट पास्ट में ही हुआ है। पर बच्चे, जब ये सब प्रक्रिया चल ही रही थी, तो वो जो लड़की थी, वो इस सब चीजों को वो बियर नहीं कर पाई। उसको बहुत ह्यूमिलिएटिंग लग रहा था ये सारा प्रोसेस जो चल रहा था, तो उसने जहर खा के बच्चे सुसाइड कर लिया। वो जो लेडी थी, उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया। अब हमारे सामने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब हम जब ये केस चला रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो रेपिस्ट है, हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि क्या उसको हम इस महिला के मर्डर के लिए भी जेल में डाल सकते हैं या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। चलो, रेप के बारे में तो अलग ही, बिल्कुल अलग ही रिक्वायरमेंट्स है, कंसेंट वाली बात है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली बात है, बट मर्डर के लिए इज द एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसिक्यूशन साइड है, जो केस को लड़ रहा है उस लड़की के बिहाफ पे, वो इस्तेमाल करना चाहता है उस रिपोर्ट को, उस पुलिस रिपोर्ट को जो उसने दी थी पुलिस को, और उस पुलिस रिपोर्ट को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो बातें उसने पुलिस को बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे करके रेप हुआ, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट द डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि वो बता रही है कि उसकी मरने की वजह क्या है, वो उसकी सर्कमस्टांसेस को बता रही है, इसलिए हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, और उन पर रिलाई करके हम इस एक्यूज व्यक्ति को कन्विक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन ये है हमारे सामने, जो हमको एज ए स्टूडेंट समझना है यहाँ पर, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कमीशन ऑफ द रेप एंड द डेथ ऑफ द वुमन। ये जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इसको समझना है। एक तरफ है उस महिला का रेप होना, और दूसरी तरफ है उसकी मृत्यु होना, उसकी डेथ होना। इसके बीच में आती है क्या? ह्यूमिलिएशन। उसको जो अपनी बेइज्जती फील हुई, ह्यूमिलिएशन। हमारा प्रोसिक्यूशन साइड कह रहा है कि वो जो एफआईआर लिखी है, वो जो पुलिस रिपोर्ट लिखी है, जिसमें उस महिला ने सब कुछ बताया है, जिस सर्कमस्टांसेस में उसका रेप हुआ, वो सारी स्थितियां बताई हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हमको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। तो आप सभी लोग अपने स्टैट्यूट को फटाफट से खोलो, और उसमें सेक्शन 32 निकालो, और उसका सबसेक्शन 1 पढ़ो। पहले सेक्शन 32 का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। बच्चे, सेक्शन 32 बात करता है ऐसी स्टेटमेंट्स की जो चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे वर्बल फॉर्म में हो, जो रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में है, जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई हैं जो या तो मर चुका है, हमें केवल इसी वाली सिचुएशन से अभी लेना देना है कि जो व्यक्ति मर चुका है, यहाँ पे मर चुका है। फिर उसका देखो पहला वाला पॉइंट, व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, or as to any of the circumstances of the transaction। ध्यान से देखना बच्चे इस एक्सप्रेशन को, any of the circumstances of the transaction which resulted in his death। circumstances, ठीक है, which resulted in his death in cases in which the question of that person's death comes into question। Such statements are relevant whether the person who made them was or was not, ये भी important है, was or was not at the time when they were made under expectation of death। मतलब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जब उस स्टेटमेंट्स को दे रहा है उसे लग रहा हो कि वो मरने वाला है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। And whatever be the nature of the proceedings in which the cause of his death comes into question। तो देखो, हमारा जो सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 है, इट इज प्रोवाइडिंग फॉर अ सिंपल सिचुएशन कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कुछ स्टेटमेंट्स दी है। अब पहली बात तो यह है कि जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मर चुका है, तो ही इज नॉट अलाइव, दिस इज द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और उसने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो या तो उसकी मृत्यु की वजह बता रही हैं, या जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है उसको बता रही हैं। वजह बता रही हैं या जिन परिस्थितियों में हुई है उसकी स्थिति बता रही हैं। और एक्सपेक्टेशन नहीं होना जरूरी, जरूरी नहीं है कि जब स्टेटमेंट दी जा रही है तब उस व्यक्ति को लग रहा हो कि वो मरने वाला है। अब इसी टेस्ट को कॉज और इन दोनों के बीच में कोई एक होगा तो चलेगा, कि कॉज बता रही है या सर्कमस्टेंसेस बता रही है। अब इसी कानून को आप इस स्थिति पे लगाओ जो मैंने आपको बताई, कि महिला ने पुलिस रिपोर्ट के अंदर उसने उसके साथ हुए रेप के बारे में स्टोरी सुनाई है।
और हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि जो बातें उसने बताई कि उसके साथ रेप हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, क्या वो कही जाती है कि वो कॉज है उसके मरने की? क्या रेप की वजह से मृत्यु हुई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली वाला केस लें, निर्भया वाला केस लें, उसमें रेप की वजह से डेथ हुई बिकॉज वो ब्लीडिंग हो गई और शी वाज इन द वेजिटेटिव स्टेट, क्योंकि वो इतना ब्रूटल था, एंड शी डाइड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रेप। एक तो ये स्थिति है कि भाई रेप इतना ब्रूटल हो गया जिसकी वजह से महिला मर गई, बहुत हो जाता है। बट क्या इस केस में ऐसा है? क्या वो जो महिला मरी है वो रेप की वजह से मरी है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू एनालाइज। एक्यूज कह रहा है कि रेप की वजह से नहीं मरी, उसने सुसाइड किया है, उसने तो पॉइजन खाया है, पॉइजन की वजह से मरी है। तो उसने जो भी स्टेटमेंट्स दी थी पुलिस को, वो उसकी कॉज ऑफ डेथ तो नहीं बता रही, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ तो पॉइजन है, रेप है ही नहीं, और जो स्टेटमेंट है वो रेप के बारे में, उसमें पॉइजन का जिक्र नहीं है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द रेप कमिटेड एंड द डेथ दैट एंश्यूर्ड। तो कॉज वाली बात तो भाई नहीं बन पा रही। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, क्या वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो सर्कमस्टांसेस को दर्शा रही हैं जिन सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है? एक्यूज कह रहा है नहीं दर्शा रही हैं, क्योंकि वो जो भी बातें बताई हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू वो उस समय पे जब रेप हुआ उसके साथ। डेथ इतने एक तो इतने लंबे समय बाद हुई है, और दूसरी उसकी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल अलग है। पर यहां प्रोसिक्यूशन काउंटर कर रहा है एक्यूज को। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि वहां पे सीधा रिश्ता है, डेथ में और रेप में सीधा रिश्ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मौत की वजह, अगर हम मेडिकल एविडेंसेस देखें तो मौत की वजह रेप नहीं है बल्कि पॉइजन है, दैट इज ट्रू। पर जो पॉइजन है वो इमीडिएट वजह है मरने की, इमीडिएट रीजन है मरने का। बट उसके पीछे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो रेप ही है, क्योंकि उसने जो पॉइजन खाया वो उस ह्यूमिलिएशन की वजह से खाया, जो ह्यूमिलिएशन उसको उस रेप की वजह से हुई। अगर वो रेप नहीं होता तो वो ह्यूमिलिएशन नहीं होता, और ह्यूमिलिएशन नहीं होता तो डेथ नहीं होती। सो इन दिस मैनर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफेंस ऑफ द रेप एंड द डेथ। ये प्रोसिक्यूशन कह रहा है। तो प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि कम से कम इतना तो हम मान ही सकते हैं कि उसकी जो स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू दैट रेप वो एटलीस्ट सर्कमस्टांसेस दिखा रही है कि किस सर्कमस्टांसेस में आगे जाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट देते वक्त जरूरी नहीं है कि उसने डिसाइड कर लिया हो कि मैं सुसाइड करूंगी कल को। एक्सपेक्टेशन होना जरूरी नहीं है। हो सकता है उसे एकदम से गुस्सा आया हो और उसने सुसाइड कर लिया, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि सेक्शन 32(1) की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि एक्सपेक्टेशन को। तो प्रोसिक्यूशन का कहना है दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीस टू, रेप एंड डेथ, बीच में ह्यूमिलिएशन के थ्रू। एक्यूज का कहना है ऐसा नहीं है, ना ही डेथ कॉज है, ना ही डेथ सर्कमस्टांसेस दर्शा रही है उस रेप की। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे प्रैक्टिकली, जब हम सेक्शन 32(1) पढ़ते हैं तो कितना सिंपल है, कितना आसान सी चीज है भाई ये। अब आप बताओ, आप सोचो, आप मेरे को बताओ आंसर देके, अगर आप एक्यूज की साइड हो तो ए लिखो, ये एक्यूज सही कह रहा है, और अगर आप प्रोसिक्यूशन की साइड हो तो पी लिखो। जल्दी लिखो चैट बॉक्स में बच्चे, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे, आज हमारा एजेंडा बड़ा है। एक्यूज सही कह रहा है कि कॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं दर्शा रहे, या प्रोसिक्यूशन सही कह रहा है कि ह्यूमिलिएशन इज द रीजन और ह्यूमिलिएशन रेप से आ रही है? बाकी बच्चे क्या यहाँ पे क्या करने आए हो? जल्दी टाइप करो बच्चे, एक एक बच्चे का मैं नाम देख रहा हूँ। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग फिर तो आप रिकॉर्ड देख लिया करो, रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग सबसे बढ़िया। लाइव आए हो तो पार्टिसिपेट करो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो एक्यूज की साइड हैं और कुछ बच्चे हैं जो प्रोसिक्यूशन की भी साइड हैं, ठीक है। आप देखो कोर्ट किस तरीके से एनालाइज कर रहा है, ठीक है। ये तो हमारे पास एक्सट्रीम डिसीजन है ना कि एक्यूज की बात माने या प्रोसिक्यूशन की बात माने। कोर्ट कह रहा है कि पहले समझते हैं कि सर्कमस्टांसेस वाली जो बात है ना, कि सर्कमस्टांसेस जो है डेथ की, उसका मतलब क्या है। कोर्ट कहता है कि जो सर्कमस्टांसेस भी है ना डेथ की, वो ऐसी सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन के अंदर आने के लिए जो डायरेक्टली रिलेटेड हो। देयर हैज टू बी सम रिलेशन बिटवीन द डेथ एंड द कॉज, जो आप बोल रहे हो। कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, रिमोट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब प्रॉक्सिमेट और रिमोट का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमेट और रिमोट को समझाते हुए हमारा कोर्ट कहता है किसी भी व्यक्ति के मरने के पीछे हजारों वजह हो सकती हैं, पर हम हर उस व्यक्ति को जो उनमें से किसी भी वजह के पीछे है उसको सजा तो नहीं देते। अब फॉर एग्जाम्पल अगर रोड पे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, अब उसके मरने के पीछे वो व्यक्ति भी है जिसने उस पर ट्रक चढ़ा दिया, वो व्यक्ति भी है जिसने शायद उसके बाइक के ब्रेक खराब कर दिए थे जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लगे सही टाइम पे, शायद उसकी वाइफ भी है कि वो उसको फोर्स कर रही थी कि तुम जल्दी जल्दी ऑफिस जाना, शायद उसका बॉस भी है जो उसको कह रहा था मैं नौकरी निकाल दूंगा अगर जल्दी नहीं आए तुम, शायद उसके बाइक के टायर्स भी हैं कि वो अच्छी ब्रांड्स के नहीं थे। तो देयर आर मेनी रीजंस, मेनी कॉजेस बिहाइंड अ पर्टिकुलर डेथ। बट द क्वेश्चन इज कि हम उसी को पनिश करने वाले हैं जिसका इमीडिएट और प्रॉक्सिमेट रिलेशन होगा उस डेथ से, उस सुसाइड से, हमारे एग्जांपल के अंदर। इसी बात को समझाते हुए हमारा कोर्ट बोलता है कि जो भी एविडेंस हमारे सामने निकल के आया है उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल जब से उसके साथ रेप हुआ था, और वो ह्यूमिलेटेड स्टेट में थी क्योंकि उसके साथ रेप हुआ था। पर जिन सर्कमस्टांसेस में उसने वो पुलिस को स्टेटमेंट्स दी जो उसके रेप से जुड़ी थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के ऐसा लगता हो कि इस स्टेटमेंट को देने वाला व्यक्ति कल को जाके सुसाइड कर लेगा, और वो भी 5 साढ़े 5 महीने बाद। तो दी स्टेटमेंट इन इटसेल्फ, उसमें ऐसा कुछ दर्शक सामने निकल के नहीं आ रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देने वाला व्यक्ति 100% श्योर हो कि मैं मर ही जाऊंगा, पर कम से कम कुछ एक बेसिक हिंट तो होनी चाहिए जो उसकी डेथ की तरफ इशारा करे। अगर वो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेटमेंट है विच इज अबाउट दी कमिटल ऑफ ए पर्टिकुलर क्राइम, तो वो सफिशिएंट नहीं होगी उसको कनेक्ट करने के लिए उसके डेथ के साथ। अब उस महिला के सुसाइड के पीछे हजारों रीजन हो सकते हैं, नो डाउट रेप वुड बी वन ऑफ द रीजन, और हो सकता है कि उसके दिमाग में वो डिप्रेशन से सफर कर रही हो, विच इज अ मेडिकल रीजन, हो सकता है फैमिली इतनी सपोर्टिव ना रही हो, दैट मे बी द अदर रीजन। तो देयर मे बी थाउजेंड रीजंस बिहाइंड अ पर्सन कमिटिंग द सुसाइड। तो हम किस तरीके से डिसाइड करें कि कौन सा रीजन है जो प्रोक्सीमेट है और कौन सा नहीं है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज मेरे घर में चोरी हो जाए और 6 महीने बाद मैं सुसाइड कर लूं, हो सकता है कि वो जो चोरी हुई उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसमें एक वजह रही हो मेरे मरने की, बट हाउ विड यू डिटरमाइन दैट? क्योंकि मरने वाला व्यक्ति तो मर गया, वो कैसे डिटरमाइन करोगे? अगर मैंने मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दी है तो
और अगर उस स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जो मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहा हो, जैसे यहां पर जो स्टेटमेंट दिया पुलिस को, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है दैट द वुमन वाज इवन थिंकिंग ऑफ इट, तो उसको कनेक्ट करवाना बड़ा मुश्किल है और बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ऑन दैट बेसिस हमारे कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को, डाइंग डिक्लेरेशन को सफिशिएंट नहीं माना उस व्यक्ति को पनिश करने के लिए, क्योंकि वो ह्यूमिलिएशन मे बी वन ऑफ द कॉजेस, बट इट इज नॉट, इट कांट बी सेड विद श्योरिटी कि वही एक इफेक्टिव या प्रॉक्सिमेट कॉज रहा होगा। तो ऑन दैट बेसिस कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया है। ठीक है, अब मुझे आप जल्दी से बता दो कि ये वाला केस आपको समझ में आया है सभी लोगों को? चैट बॉक्स में बच्चे वाई टाइप करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अगला केस है वो थोड़ा सा अलग है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। क्लियर है? अब जो बच्चे हमारा दूसरा केस है, नेक्स्ट केस, उसका नाम है कुशाल राव, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है। मैं बता रहा हूं ना, सारे केस डाइंग डिक्लेरेशन पे, पर सबके कॉन्टेक्स्ट कितने अलग है, कितनी अलग पॉइंट्स उनसे निकल के आ रहे हैं। पहले में हमने क्या समझा, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द कॉज एंड द डेथ। अब इसमें क्या सीखेंगे, पहले इसका नाम पढ़ लो, खुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस है। यहाँ पे क्या हुआ, एक मरने वाले व्यक्ति ने मरने से पहले 4 स्टेटमेंट्स दी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दी। एक डॉक्टर को दी, एक पुलिस इंस्पेक्टर को दी, एक मजिस्ट्रेट साहब को दी, और कुछ बाकी के लोगों को भी दी। और उन सारी स्टेटमेंट्स में उसने एक ही बात बोली, जैसे मैंने कल एक केस पढ़ाया था ना, हीरालाल वाला, हीरालाल जोईतराम वाला, वहां पे भी महिला ने कई सारी स्टेटमेंट्स दी थी, पर उन सारी स्टेटमेंट्स में उसने कंफ्यूजन कर दिया था थोड़ा सा एज टू द आइडेंटिटी। पर यहाँ पे ऐसा कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स में इस मरने वाले व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि उसको मारने वाला कौन, खुशाल, खुशाल ने ही उसको मारा है। और इस केस के अंदर जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा, तो क्या हम केवल और केवल इस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर इस व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जरूरी है कि उस डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा और भी कुछ होना चाहिए जो ये कम से कम इशारा तो करे कि कुशाल नहीं मारा होगा, कोई गवाह हो, कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी का एविडेंस निकल के आए, मतलब कुछ भी हो। अब ये जो मैं सवाल रख रहा हूं ना आपके सामने, ये सवाल इस केस के फैक्ट से ज्यादा सेक्शन 32 की इंपॉर्टेंस पे बेस्ड है कि भाई सेक्शन 32 केपेबल है या नहीं अपने आप में किसी व्यक्ति के कन्विक्शन का कारण बनने के लिए। अब ये सवाल कहां से आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो। बच्चे देखो, हमारा इतना बड़ा इंडियन एविडेंस एक्ट है, देयर आर सो मेनी सेक्शंस जिसके थ्रू अलग-अलग एविडेंसेस को रिलेवेंट बनाया जा रहा है, एडमिसिबल बनाया जा रहा है। कल मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था ना, रिलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी का। तो इतने सारे एविडेंसेस हैं, पर बच्चे हर एक एविडेंस की बराबर वैल्यू नहीं होती है। कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव रोल ही प्ले कर सकते हैं, मतलब जिनके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, यू नीड समथिंग एल्स, उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट, मतलब 4-5 छोटे-छोटे मिल जाए तो वो मिलकर कन्विक्शन करा सकते हैं, पर अपने आप में वो सक्षम नहीं होते कि इस एविडेंस के मिलने पर हम लोग किसी को सजा दे देंगे। बट देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एविडेंसेस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो सफिशिएंट होते हैं इन देमसेल्व्स कि उनके बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है, भले और कोई एविडेंस ना हो। ऐसे बहुत कम है और दिन पे दिन और कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का भरोसा उठता जा रहा है लोगों से। पहले इनकी नंबर ज्यादा होते थे, आज बहुत कम हो गए। तो सवाल यह है कि डाइंग डिक्लेरेशन इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में गिरता है? इज इट अ सब्सिडियरी एविडेंस की जिसको कोरोबोरेशन की जरूरत होगी, बाकी के एविडेंस की जरूरत होगी, तभी उसके आधार पर कन्विक्शन कर सकेंगे, या फिर ये दूसरी कैटेगरी में गिरता है जहां पर ये इन इटसेल्फ सफिशिएंट होगा? अब इस बात का जवाब देने के लिए कोर्ट ने पहले तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन डिफरेंट हाई कोर्ट्स उसको हाईलाइट किया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस बारे में। जैसे एक तरफ जो हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका ओपिनियन हमेशा से रहा है अलग-अलग केसेस के अंदर, और वो कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक वीकर टाइप का एविडेंस है, मतलब ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि इसके बेसिस पे कन्विक्शन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, वो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव ओपिनियन रखता है और बोलता है कि इट डिपेंड्स, ऐसा नहीं कह सकते कि हम डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट नहीं है, कुछ परिस्थितियों में वो हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है। और जो मद्रास हाई कोर्ट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ओपिनियन लेता है दूसरी साइड का कि हां, डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट हो सकता है, वो एक क्रेडिबल एविडेंस है, रिलायबल एविडेंस है, और केवल उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है, भले ही कोई भी कोरोबोरेशन ना हो। तो एक एक्सट्रीम पे हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, दूसरे एक्सट्रीम पे मद्रास और कलकत्ता कहीं इन बिटवीन है। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगा? बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर तो वही बात को माना जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन इन इटसेल्फ सफिशिएंट होती है कन्विक्शन करने के लिए, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन में बाय इटसेल्फ ऐसी कोई कमी नहीं है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो सफिशिएंट हो सकती है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई है वो सक्षम होगी कन्विक्शन के लिए। केवल वो डाइंग डिक्लेरेशन जिसके बारे में कोर्ट को भरोसा हो पा रहा है, मतलब ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन जो कोर्ट को रिलायबल लग रही है, वही जो रिलायबिलिटी वाली बात बताई ना मैंने आपको कि एक डाइंग डिक्लेरेशन जो रिलेवेंट भी है, एडमिसिबल भी और रिलायबल भी है, ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट हो सकती है किसी कन्विक्शन के, भले ही उसके बारे में कोई भी कोरोबोरेशन ना हो। पर अगर किसी केस में डाइंग डिक्लेरेशन है पर कोर्ट को किसी भी वजह से उस पर इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो लेवल की रिलायबिलिटी नहीं बन पा रही है कि उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर सके, तो ऐसा करना जरूरी भी नहीं है। तो बाय इट्स वेरी नेचर, अगर हम सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 की बात करें, उसके नेचर की बात करें, तो वो सेकंड कैटेगरी में गिरता है कि वो एप्रोप्रिएट केस में सफिशिएंट हो सकता है विदाउट एनी अदर एविडेंस कि उसके बेसिस पे कन्विक्शन कर दो। पर ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है हर केस के अंदर। ठीक है, सो दिस वाज द आउटकम जो हमारा इस केस से निकल के आया, खुशाल राव से निकल के आया। तो कभी भी, और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द कैपेबिलिटीज ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन, वहां पे आपको ये केस हेल्प करता है कि इनहेरेंटली कोई डाइंग डिक्लेरेशन में वीकनेस नहीं है, इनहेरेंटली वो काफी मजबूत है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो रिलायबल भी होना चाहिए। और रिलायबिलिटी के क्या-क्या आधार होंगे, हमें देखना पड़ेगा कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस क्या है किसी भी केस के। मतलब वो जो मरने वाला व्यक्ति था जिसने वो डाइंग डिक्लेरेशन दी है, क्या उसके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी थी देखने की उसको मारने वाला व्यक्ति कौन है? क्या जो अपराध हुआ था उस जगह पर सफिशिएंट लाइट थी या नहीं? क्या वो जो व्यक्ति है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी वो दिमागी रूप से सही स्थिति में था या नहीं? तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं किसी भी केस के, ये हमको मदद करेंगे ये पता लगाने में कि कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिलायबल है या नहीं। अगर वो रिलायबल है तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है, भले ही कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस ना हो। और इस केस के अंदर क्योंकि एक ही स्टेटमेंट बार-बार दी गई और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में भी ऐसा कुछ नहीं था कि उस स्टेटमेंट में कोई भी कमी लगी हो, तो वो रिलायबल थी। ऑन दैट बेसिस कोर्ट ने उसको रिलाय किया और कन्विक्ट कर दिया। तो कुशाल राव को आप कैसे यूज करोगे बच्चे? कैसे करोगे कुशाल राव को यूज? टू एस्टैब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ अ डाइंग डिक्लेरेशन। तो बस दो बातें याद रखना कि डाइंग डिक्लेरेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज केपेबल ऑफ बीइंग द ओनली रीजन फॉर कन्विक्शन। कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सक्षम है किसी का कन्विक्शन करवाने के लिए, अगर वो भरोसे लायक है तो। ठीक है, तो मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा था कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन इनहेरेंटली वीक है कि अगर उस पर कितना भी भरोसा कर लो आप तब भी कन्विक्ट नहीं कर सकते, आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए ही होगा, वो बात गलत है।
तो दिस वाज जस्ट कुशाल राव का। ठीक है, अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, इज दिस क्लियर टू ऑल? ये जजमेंट समझ में आई और उसको कैसे यूज करना है वो समझ में आया सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे। चलो वेरी गुड बच्चे, नाउ कम टू द थर्ड केस। अब ये जो केस है कूसा वाला, ये बड़ा सिंपल सा केस है, ये आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। इसका नाम है बच्चे कूसा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन दी और वो जो डाइंग डिक्लेरेशन दी वो एक डॉक्टर के सामने दी। ठीक है, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल क्लियर क्लियर डाइंग डिक्लेरेशन थी, उसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। पर जो दूसरी पार्टी है वो उस डाइंग डिक्लेरेशन को चैलेंज कर रही है चार आधारों पर, चार ग्राउंड्स पर। हम बारी बारी से देखेंगे चारों ग्राउंड्स को। पहला पहला जो ऑब्जेक्शन ले रहा है एक्यूज इस डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा, वो ये कह रहा है कि इस डाइंग डिक्लेरेशन में वो सारे नाम नहीं बोले उस मरने वाले व्यक्ति ने जिन सारे नामों को पुलिस ने एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। तो मतलब कुछ लोगों के नाम डाइंग डिक्लेरेशन में मिसिंग है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या लिया है, वो कह रहा है कि जो आई विटनेसेस कह रहे हैं कोर्ट के सामने, उनका जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है उस कहानी से जो इस व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन में बताई है। तो देयर इज डिफरेंस दोनों के बीच में। तीसरा, एक्यूज कह रहा है कि जब इस व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है जो मर चुका है, वो शॉक की स्थिति में था, वो सही मानसिक स्थिति में नहीं था, इसलिए उसकी डाइंग डिक्लेरेशन पे ज्यादा भरोसा हमको नहीं करना चाहिए। और आखिरी ऑब्जेक्शन ये ले रहा है कि उसकी ये जो डिक्लेरेशन है वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, क्योंकि जो उसे आखिरी सवाल पूछा गया था डॉक्टर के द्वारा, उस आखिरी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। तो ये चार ऑब्जेक्शन लिए हैं हमारे एक्यूज व्यक्ति ने इस डाइंग डिक्लेरेशन के खिलाफ, जो अदरवाइज क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको एक एक करके देखते हैं बच्चे। जो ये पहला ग्राउंड है कि सारे लोगों के नाम नहीं है, और ये जो चौथा ग्राउंड है जो डिक्लेरेशन की बता रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट है, ये दोनों ग्राउंड्स एक दूसरे से थोड़े से सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों जगह इशारा किया जा रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों के नाम मिसिंग है। पहला आधार ये है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर कोई भी डिक्लेरेशन जो है, कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है, अगर वो अपने मटीरियल एस्पेक्ट्स में क्लियर है, मतलब वो सर्कमस्टांसेस को क्लियरली बता रही है, फैक्ट्स एंड सिचुएशंस को क्लियरली क्रिएट कर रही है, इसके बावजूद अगर उसमें कोई नाम मिस हो जाता है या कोई का नाम नहीं लिखा गया है या जिसके बारे में शायद मरने वाले व्यक्ति को जानकारी ना रही हो, जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जोड़ा है, तो उससे डाइंग डिक्लेरेशन की बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डाइंग डिक्लेरेशन में किसी व्यक्ति का नाम छूट भी गया है तो केवल इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उस डाइंग डिक्लेरेशन में कोई कमी है और उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति के बारे में शायद एक्यूज उस व्यक्ति को डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले व्यक्ति को जानकारी ही ना रही हो सकता है वो व्यक्ति वहां पे मौजूद हो पर शायद मरने वाला व्यक्ति उसको देख ना पाया हो, या फिर हो सकता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो भूल गया हो उसके बारे में। तो दे में भी मेनी रीजंस किसी भी व्यक्ति के नाम के ना मौजूद होने के, और उनमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो वजह बन सके उस डाइंग डिक्लेरेशन पे शक करने का, अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन अदर एस्पेक्ट्स में बिल्कुल ठीक है। तो ओनली द फैक्ट कि कुछ लोगों के नाम मिसिंग है तो वो सही नहीं हो सकता, ये एक ऐसी कमी नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से हम उस डाइंग डिक्लेरेशन पे शक करें। ऐसे ही ये जो चौथा पॉइंट है जो कह रहा है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है, ये बच्चे जो ऑब्जेक्शन है ये बड़ा खतरनाक ऑब्जेक्शन होता है इनकम्प्लीटनेस का। अब ये इनकम्प्लीटनेस का ग्राउंड क्या है मैं समझाता हूं। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं बच्चे जहां पे ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जिस पर रिलाई किया जा रहा है वो इनकम्प्लीट है। इस ऑब्जेक्शन के पीछे जो आधार है वो ये होता है कि वो जो व्यक्ति है जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था वो अपनी पूरी बात को नहीं रख पाया जो वो बोलना चाहता था, वो आधी अधूरी बात को अपनी पूरी कर पाया, या उसने की, या तो उसकी मृत्यु हो गई करते करते, या फिर वो जानबूझ के वो रुक गया, फॉर व्हाटएवर सिचुएशन। इन द एंड एक फैक्ट एस्टेब्लिश है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो इनकम्प्लीट है। तो ऐसी इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन पे हमको रिलाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि अगर वो पूरी बात रखता तो उसमें वो ऐसी बात कहता जिसमें जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, जिसको वो एक्यूज बता रहा है, उसमें उसका बचाव हो सकता। जैसे अगर पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि ए ने मारने की कोशिश करी जान से, मैं डर के भागा और इतने पे रुक जाए वो, तो ये इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन है। हो सकता है वो आगे ये बोलना चाहता हो कि मेरे को ए ने मारने की कोशिश करी, मैं भागा और आगे जाके ए ने जब मुझे पकड़ लिया तो वो तो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। दैट मे बी पॉसिबल। हमें क्या पता कि जो बात नहीं कही गई उसमें क्या था, वो तो केवल मरने वाले व्यक्ति को पता है। हो सकता है वो एक्यूज के खिलाफ जाता, हो सकता है वो एक्यूज के फेवर में जाता। तो वो जो इनकम्प्लीटनेस है वो बच्चे कई बार ग्राउंड हो जाती है किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा ना करने। यही ऑब्जेक्शन यहाँ पे भी लिया जा रहा है कि वो इनकम्प्लीट है, पर यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है ही नहीं, क्योंकि जो आधार बताया जा रहा है उसके इनकम्प्लीट होने का वो लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। जो डॉक्टर डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कर रहा था वो कर रहा था क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, कि जो डॉक्टर है वो क्वेश्चन कर रहा पूछ रहा था कि भाई आपको किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, और वो उसका आंसर दे रहा था, और उसने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। डॉक्टर ने एक आखिरी क्वेश्चन पूछा था, और वो आखिरी जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन था। उसमें डॉक्टर ने पूछा था क्या ये जो बातें अभी तक आपने कही उसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहते हो? मतलब उस क्वेश्चन के अंदर डॉक्टर ने डायरेक्टली कुछ पूछा नहीं था कि कहां पे हुआ, कैसे हुआ, किस समय पे हुआ। वो केवल फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन था कि कहीं कुछ और तो नहीं कहना आपको। दिस वाज द क्वेश्चन। उसका जवाब देने से ही पहले वो व्यक्ति बेहोश हो गया था। तो इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब ना पाने की वजह से हम इस डिक्लेरेशन को इनकम्प्लीट नहीं मान सकते, क्योंकि जो भी बातें उसे कहनी थी उसने सारे पिछले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, और ये केवल फॉर्मेलिटी का क्वेश्चन था व्हिच वाज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन कि अगर कुछ रह गया हो कहने के लिए, पर जरूरी नहीं है ना कि कुछ रह गया होता, जरूरी नहीं है ना। जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब दे चुका है, तो फॉर दिस रीजन हम उसको इनकम्प्लीट नहीं मान सकते, और वो कंप्लीट है। तो पहला और चौथा जो ऑब्जेक्शन था वो ऐसे सेटल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आते हैं दूसरे और तीसरे पे। दूसरा कह रहा है कि आई विटनेसेस जो कहानी सुना रहे हैं वो अलग है। कोर्ट ने कहा उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता डाइंग डिक्लेरेशन पे। कोर्ट के लिए वो आई विटनेसेस जो कह रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, जो डाइंग डिक्लेरेशन में लिखा है वो भी एक्सेप्टेबल है। वो कल को जब कोर्ट फैसला सुनाएगा वो उसको डिसाइड करना है कि उसको आई विटनेस पे ज्यादा भरोसा है या डाइंग डिक्लेरेशन पे ज्यादा भरोसा है। एडमिसिबल दोनों है, रिलेवेंट दोनों है, रिलायबल दोनों है। इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो कोई अलग अलग विटनेसेस का अलग अलग बात कहना या अलग एविडेंस का अलग और इशारा करना ये अपने आप में ग्राउंड नहीं हो सकता उनमें से किसी को भी रिजेक्ट करने का। हमें क्या पता भाई विटनेस अलग गलत बोल रहा है या फिर मरने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, वी डोंट नो ना। और एक और बात कोर्ट ने रिकॉर्ड की कि जो डिफरेंस बताया भी जा रहा है वो भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं बताया जा रहा कि विटनेस कोई अलग ही कहानी बता रहा हो, डाइंग डिक्लेरेशन में कोई अलग ही कहानी। डिफरेंस है पर वो डिटेल्स के बारे में डिफरेंस है, कंटेंट दोनों का सेम ही है। तो ऑन दैट रीजन आल्सो हम डायरेक्ट डाइंग डिक्लेरेशन पे शक नहीं कर सकते। और थर्ड पॉइंट है कि जो डिसीज है वो स्टेट ऑफ शॉक में था इसलिए इसको रिलाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने इतनी बड़ी डाइंग डिक्लेरेशन उससे रिकॉर्ड करी, इतने सारे उससे सवाल पूछे और वो कंफर्टेबली उसने हर एक सवाल का बिल्कुल लहजे से जवाब दिया। और सबसे खास बात क्या थी इस डाइंग डिक्लेरेशन की? डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कोई पुलिस वाला या कोई मजिस्ट्रेट या कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो खुद डॉक्टर था। और डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू डिटरमाइन कि वो व्यक्ति स्टेट ऑफ शॉक में है या नहीं। अगर वो स्टेट ऑफ शॉक में होता तो डॉक्टर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करता, क्योंकि वो डॉक्टर ने ही करी है। दिस फैक्ट इन इटसेल्फ एस्टैब्लिश कि जो डिसीज व्यक्ति है वो डाइंग डिक्लेरेशन को देने में सक्षम था और उसने दी। एंड दिस इज हाउ कि तीसरे ग्राउंड को भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे करके बच्चे इस कूसा केस में हमने देखा कि इस तरीके के ऑब्जेक्शंस को कैसे कोर्ट डील करता है और कैसे खत्म करता है बारी से बारी। और इन सारे ऑब्जेक्शंस को खत्म करने के बाद कोर्ट ने उस डाइंग डिक्लेरेशन पर रिलाई किया और उस व्यक्ति का कन्विक्शन किया। ठीक है,
दिस वाज द कूसा केस। अब मुझे आप जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या आप सभी लोगों को क्लियर है चारों पॉइंट्स को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, कैसे उनको काउंटर किया, आप सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में बच्चे यस टाइप करके बताएंगे। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछिए उसको। क्लियर है? अब आओ बच्चे हमने हमारे अगले केस पे। अभी जो अगला केस है ये छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा केस है, सिंपल सा केस है। इस केस का नाम है बच्चे बच्चे पीवी राधाकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। पीवी राधाकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और ये बच्चे 2003 का केस है। इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए, ये एक ऐसा केस है जो आप कहीं पे भी चुका सकोगे। अगर डाइंग डिक्लेरेशन पे सवाल आ रहा है तो ये फिट बैठ जाएगा हर स्थिति में, क्योंकि ये एक जनरल केस है। और ऐसे केसों को आप बच्चे बहुत ध्यान से रखा करो अपने पास, क्योंकि ऐसे केस आपके काम बहुत आते हैं, क्योंकि अपनी इनकी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, अपनी इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इनको आप कहीं पे भी यूनिवर्सल जेक की तरह यूज कर सकते हो। तो ये एक ऐसा ही केस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें समझाया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन का लॉजिक क्या है, व्हाई डू वी एक्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशंस, वो समझाया गया है। तो सबसे पहले कोर्ट कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो मोटो है वो लिखा हुआ है लैटिन मैक्सिम में। ये बच्चे मैंने आपके नोट्स में लिख दी है, इसको आप कॉपी कर लेना। ठीक है, याद कर पाओ तो कर लो, नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओ। इट इज समथिंग लाइक नेमो मॉरिटोरस प्रोसिम्यूटर मेंशन। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो मरने वाला है वो अपने भगवान से झूठे मुंह नहीं मिलेगा। झूठे मुंह मतलब झूठ बोलकर नहीं मरेगा कोई व्यक्ति। तो इस आधार पर ये डाइंग डिक्लेरेशन पूरा बेस्ड है। ठीक है, इसी यही आधार है इसका एक्सेप्ट होने का। तो कोर्ट कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके से ओथ की तरह काम करता है। जैसे हम किसी को ओथ दिलवाते हैं तो उसे भगवान की कसम दिलवाते हैं ना कि भाई आप झूठ नहीं बोलोगे। इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि कोई व्यक्ति मर रहा है अपने लास्ट समय में है, तो ऐसा गारंटी तो नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, बट कंपैरेटिवली लेस चांसेस होते हैं कि वो ऐसे समय पर भी झूठ बोले। तो एक वो रीजन बन जाता है। पर एक डाइंग डिक्लेरेशन के साथ बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से डाइंग डिक्लेरेशन पे ऑब्जेक्शन भी उठता है और डाइंग डिक्लेरेशन पे शक भी होता है। और वो परेशानी ये है कि बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे एविडेंस लॉ के अंदर, उन सारे स्टेटमेंट्स के बारे में जो एक्यूज व्यक्ति है जिसके खिलाफ वो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उसको मौका मिलता है उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे उस व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिन करना। तो कोई भी विटनेस अगर कुछ बोलता है एक्यूज व्यक्ति के खिलाफ, तो एक्यूज व्यक्ति को मौका मिलता है कि उसको कटघरे में खड़े करके उससे सवाल पूछे और सच्चाई निकाले। तो उसको मौका मिलता है उसकी खुद की सच्चाई साबित करने का। बट डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने वो स्टेटमेंट दी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्यूज व्यक्ति के लिए कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाए। तो एक्यूज का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है अपने बचाव का, अपने डिफेंस का, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो हथियार उसके पास रहता ही नहीं है इस डाइंग डिक्लेरेशन की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो एक तरफ जब हम कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन सक्षम है किसी व्यक्ति को कन्विक्शन करने में, उसमें जब हम इस बात को जोड़ देते हैं कि उस व्यक्ति को, बेचारे को, जिसके खिलाफ वो डाइंग डिक्लेरेशन है, उसको तो मौका भी नहीं मिला उस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन करने का जिसके बेसिस पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आओ अपने एग्जाम में जहां पे आपको डाइंग डिक्लेरेशन को क्रिटिसाइज करना पड़े, तो ये पॉइंट और ये केस आपकी हेल्प करेगा कि भाई आप किसी व्यक्ति को ऐसे स्टेटमेंट के आधार पर कन्विक्ट कर दे रहे हो जिसका मौका ही नहीं मिला उसको क्रॉस करने का। बहुत खतरनाक स्थिति है ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिछले केस में हमने पढ़ा कुशल राव ने कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है तो उसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम एक्यूज की नजरों से देखें, इसमें दिक्कत तो है बच्चे। क्या पता शायद वो झूठ बोल रहा हो, हाउ वुड यू नो? क्या पता किसी व्यक्ति ने इतनी परफेक्टली प्लान करके झूठ बोला हो कि उसने डाइंग डिक्लेरेशन में कोई गलती ही ना की हो और कोर्ट को भरोसा हो जाए और एक्यूज को मौका ना मिले अपनी सच्चाई सामने रखने का, उसको क्रॉस करने का। स्कोप तो है किसी व्यक्ति के साथ गलत होने का। यही बात को हमारा ये कोर्ट उठा रहा है। पर वो कोर्ट आखिरी में कहता है कि हमारे पास चॉइस क्या है, एज ए कोर्ट ऑफ लॉ हमें चॉइस तो करनी है। या तो इस वजह से क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिल रहा है तो ये कह दो कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन बेकार है, जैसा हमारा बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा था कुशल राव में, या फिर डाइंग डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लो जैसा मद्रास हाईकोर्ट कह रहा था या सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कुशल राव। तो चॉइस तो लेनी पड़ेगी, चॉइस तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि कोई भी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है किसी भी केस के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हम उसको एक साइड से क्यों देख रहे हैं, हम उसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है जिसके साथ वो अपराध हुआ, जिसकी वो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो भी तो मर गया, उसको भी तो नहीं मौका मिल रहा अपने लिए जस्टिस पाने का। शायद वो जिंदा होता तो कोर्ट के सामने आके बताता ना उसके साथ क्या हुआ, जो हर एक विक्टिम को मौका मिलता है। तो किसी नॉर्मल सिचुएशन में किसी विक्टिम के साथ अपराध होता है तो उसके पास मौका होता है ना कि कोर्ट में जाकर सच्चाई को बोले। पर ये जो व्यक्ति है जो मर गया, उसको भी तो ये मौका नहीं मिला कि वो अपनी सच्चाई को सामने रखे। देखो देखो बच्चे, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एनालाइज कर रहा है खुद से, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो कह रहा है कि आप रो रहे हो कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलता, भाई उस विक्टिम को भी तो मौका नहीं मिलता अपनी बात को आगे रखने का। तो आपके लिए गलत कैसे हो गया ये बात? उसके लिए भी तो वही स्टेटमेंट है, और मानो गलती से उस स्टेटमेंट में अगर कोई गलती हो गई उससे, तो उसे शायद न्याय भी नहीं मिल पाएगा। तो मरते मरते भी उसे परफेक्ट रहना पड़ रहा है, उसमें भी तो दिक्कत है, वो भी तो कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। तो कोर्ट कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, ये बात बिल्कुल सही है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, पर फिर भी कोर्ट को अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट को केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी व्यक्ति को कन्विक्ट तभी करना चाहिए जब वो पूरी तरीके से श्योर हो उस डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी के बारे में। तो कानूनी तौर पर ये जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ लॉ की है। हम ये तो नहीं कह सकते कि डाइंग डिक्लेरेशन सफिशिएंट नहीं है कन्विक्शन कराने के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कह देंगे तो फिर ये इनजस्टिस हो जाएगा उस व्यक्ति के साथ जो मर गया। क्योंकि ज्यादातर अपराधों में जिसके साथ वो अपराध हुआ होता है वही एक अकेला गवाह होता है, क्योंकि ज्यादातर अपराध खुले पब्लिक में नहीं होते, सीक्रेसी में होते हैं, छुप छुपा के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक ऐसे अपराध के बारे में 10 गवाह बैठे होंगे या 10 कैमरे लगे होंगे। 99% केसेस में द विक्टिम इज द ओनली विटनेस जो मर जाएगा उस सिचुएशन में। तो ऐसी परिस्थिति में लोग इस बात का फायदा भी उठा सकते हैं कि लोगों के साथ अकेले में एकांत में अपराध करें, जैसे वो मर जाए और उसकी स्टेटमेंट अगर वो दे भी दे तो वो उतनी कारगर ना हो उनका कन्विक्शन कराने के लिए, क्योंकि और कोई तो होगा नहीं उसका साथ देने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, पर एट द सेम टाइम एक्यूज की भी बात सही है कि अगर वो बंदा झूठा ही हो और उसने प्लान को एग्जीक्यूट किया हो सही तरीके से, तो एक आम आदमी भी फंस सकता है, इनोसेंट पर्सन भी फंस सकता है। तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है कि कोर्ट ऑफ लॉ को अपनी जिम्मेदारी सही से निभानी पड़े। उनको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि जरूरत पड़ने पर वो डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन भी कर सकता है, पर अगर डाइंग डिक्लेरेशन में कोई कमी है जिसकी वजह से शक क्रिएट हो रहा है तो वो ऐसा ना करे। ये दोनों ही जिम्मेदारी कोर्ट की है, जो हर केस में वो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर, एनालाइज कर और समझकर ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल केस है बच्चे ये। इसके बारे में तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कभी समय मिले तो आप इस केस को बच्चे जरूर पढ़ना। आपको डाइंग डिक्लेरेशन का एक जो एसेंस है ना, जो उसका फील है, वो आपको समझ में आएगा। चलो बच्चे, आज के लिए मुझे लगता है काफी है, वरना खिचड़ी हो जाएगा आपके दिमाग में भी। पहले मुझे बताओ, ये लास्ट वाला केस आपको समझ में आया? डिड इट हिट यू? वो जो सारे आर्गुमेंट्स मैंने आपको बोले फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्यूज्ड एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द विक्टिम, दोनों समझ में आए, रिलेटेबल लगे?
अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, कल को लिखने को आएगा तो लिख लोगे एग्जाम में। ऐसे करके बच्चे आंसर लिखते हैं, जैसे एक पैरा लिखा एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा लगाएंगे जब लिखेंगे ना उसको तब ऐसा लगाएंगे कि हम तो इसी की तरफ हैं। फिर दूसरा पैरा लिखेंगे जो कंप्लीटली काउंटर होगा और उसको भी इतने ब्यूटीफुली तरीके से लगेंगे कि हमें लगेगा कि हम तो इस तरफ, फिर उसको कंक्लूड करेंगे। ये बच्चे ब्यूटी आपको अपने अंदर लानी है। जिस दिन आपके अंदर ये ब्यूटी आ जाएगी ना, फिर वो चाहे बोलने की बात हो चाहे लिखने की बात हो, बच्चे आपकी आपकी लॉ की सब तारीफ करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो इसी के साथ इस